हेलो दोस्तों, वेलकम टू विकिपीडिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में यह डिफाइन किया गया है कि कोई भी एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल हो लॉ के द्वारा वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। दो व्यक्ति और थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया। पहले सर फ्रेडरिक पोलॉक। उन्होंने कहा कि सभी प्रॉमिस या एग्रीमेंट जो कि कानून के द्वारा इन्फोर्सिएबल है वह कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं सालमंड कहते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि क्रिएट करता है और डिफाइन करता है ऑब्लिगेशन दो पार्टीज के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो मेन एलिमेंट से बना हुआ है, पहला एग्रीमेंट और दूसरा इन्फोर्सिएबिलिटी उस एग्रीमेंट का। अब बात करी जाए कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स की। तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीमेंट होता क्या है। एग्रीमेंट जो है वह सेक्शन 2 ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया। वह कहता है कि कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो कि कंसिडरेशन बना देते हैं एक दूसरे के लिए एग्रीमेंट कहलाते हैं। वहीं कंसिडरेशन जो है वो सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। वह कहता है कि प्रोमिसर के डिजायर पे कोई प्रोमिसी या कोई और पर्सन कोई काम कर देता है या खुद को करने से रोक लेता है, या फिर कर रहा होता है या करने से रोकता है, या फिर प्रॉमिस करता है कि वो ये काम करेगा या करने से रोक लेगा। तो उस करने को या फिर खुद को करने से रोकने को जो है वो कंसिडरेशन कहलाता है। अब बात करी जाए प्रॉमिस की। तो जब कोई पर्सन अपना एसेंट दे देता है किसी प्रपोजल के लिए तो कहा जाता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वह एक प्रॉमिस बन जाता है। ये प्रॉमिस सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। प्रपोजल जो है वह सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। वह कहता है कि कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के स्वीकृति के लिए कोई अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह कोई काम करेगा या कोई काम करने से परहेज करेगा, तो वो उसको एक प्रपोजल दे रहा होता है। चलिए अब एक एग्जांपल से प्रॉमिस और प्रपोजल के बीच का अंतर पता करते हैं। मान लीजिए ए बी को कहता है कि वह अपना टेलीविजन देना चाहता है। यह ए ने बी को एक प्रपोजल दिया। वहीं अगर बी ना कोई जवाब देता है या फिर जवाब में यह कहता है कि हाँ वो लेने के लिए तैयार है, तो इस कहा जाएगा कि बी ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो प्रपोजल एक प्रॉमिस बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सबसे पहले जानते हैं प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच का डिफरेंस। यह सेक्शन 2C में बताया गया है। यह कहता है कि कोई भी पर्सन जो एक प्रपोजल दे रहा है वह प्रोमिसर कहलाएगा और जो पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है वह प्रोमिसी कहलाएगा। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस सेक्शन 2F में बताए गए हैं। यह वो प्रोमिसेस हैं जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन या फिर कंसिडरेशन का छोटा सा हिस्सा बनाते हैं। बात करी जाए वॉइड एग्रीमेंट्स की, तो ये सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल ना हो वो वाइड एग्रीमेंट। वहीं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन I में डिफाइन किए गए हैं। ये वो एग्रीमेंट होते हैं जो कि इन्फोर्सिएबल होते हैं किसी एक पार्टी या से अधिक पार्टी के द्वारा, लेकिन दूसरे पार्टी के अनुसार नहीं होते हैं। जैसे कि कोई कंसेंट, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, या फिर कोर्जन से लिया गया। अगर वो सामने वाली पार्टी उसको अवॉइड नहीं करती है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर बात की जाए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो सेक्शन 2J में डिफाइन। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कानून के द्वारा इन्फोर्स करने से रोक दिए जाते हैं। तो जब उनको रोक दिया जाता है इन्फोर्स होने से तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। कुछ एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट भी होते हैं। ये वो एग्रीमेंट होते हैं
जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। जैसे कि कोई एग्रीमेंट कोई क्राइम कमिट करने के लिए किया गया हो या फिर कोई एक टॉर्ट कमिट करने के लिए किया। वॉइड एग्रीमेंट जो है वो शुरुआत से ही नल होते हैं, मतलब लागू नहीं होते, वो एग्रीमेंट नहीं होते। वहीं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं जब तक उसको मना ना किया जाए या अवॉइड ना किया जाए। वॉइड एग्रीमेंट का एक उदाहरण भी जान लेते हैं। मान लीजिए किसी एक माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। ये सेक्शन 23 से 30 के बीच में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। चलिए अब बात करते हैं कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्रीमेंट अगर लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 कहता है कि वह सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वह बने हों पार्टीज के फ्री कंसेंट से, जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और अगर वो वाइड डिक्लेयर ना किया गया तो वो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला के प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस और कंसिडरेशन को मिला के एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट और लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबिलिटी को मिला के कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब आखिर में बात की जाए कंसेंसस एडिडम की, तो ये एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट ऑफ द माइंड्स। यह उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ जाते हैं जिसमें वो एंटर हो रहे हो। ट्रू कंसेंट एग्रीमेंट होता है सेम चीज पे सेम सेंस। ये सेक्शन 13 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिफाइन किया गया है। कंसेंट एक बहुत ही जरूरी पार्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट का। ट्रू कंसेंट को हम कंसेंसस एड इडम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कॉन्ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और उसके इंटरप्रिटेशन प्रोसेस के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं और विकिपीडिया को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। तो विकिपीडिया को टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए ये t.me/विकिपीडिया पे जाएं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए instagram.com/विकिपीडिया पे जाके फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकिपीडिया।